Welcome again. Now we are moving towards the part 6 of this series, and in this series, we are going to start the fourth chapter of history, that is, thinkers, beliefs, and buildings. In this chapter, we are going to discuss about Buddhism, Jainism, right, and the buildings of that time. So let's begin this session. The first question from this chapter is, and it is very important, the mid first millennium BCE is considered as significant turning point in the course of world history. Justify this statement. It is asked in 2025 main examination. First, you have to understand what is the meaning of mid first millennium BCE. So, so all of you know that there is a year 1 AD, right? And from there, we are now in 2025 AD. Before 1 AD, take an example, if we go back, we will reach 1000 BC, right? Before Christ. Now, the meaning of millennium is 1000 years, right? So from here, 1 to 1000 back, can we say this is a millennium years, right? That means 1000 years. Obviously, yes. So when we say first millennium BC, it means that 1 to 1000 BC. If we say second millennium BC, what does it mean? Wait a minute. If we say second millennium BC, it means from here till 2000 BC. So this is the second millennium BC. This is the second millennium BC, right? And this is the first millennium BC. Then again, we will say from 1 to 1000 AD, it is called first millennium AD, right? So this is 1000. So it is asking a mid first millennium BC. Mid means what? In the middle, somewhere around 500 BC. So it is asking कि during 500 BC ये माना जाता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट था. इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करिए, राइट? क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, द मिड फर्स्ट मिलेनियम BC इज स्टिल रिगार्डेड एज द मेजर टर्निंग पॉइंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री, राइट? सेम ही क्वेश्चन है दोनों. तो देखते हैं इसका आंसर. क्या क्या कारण थे हम कह सकते हैं कि फर्स्ट मिलेनियम BC बहुत इंपॉर्टेंट था? सबसे पहला कारण था emergence of new thinkers. During this time, there were many thinkers came up, like Buddha, Mahavira, Socrates, right? Plato, Confucius, right? ये सारे वर्ल्ड में अलग अलग जगह पर ये ऐसे थिंकर्स आए जिन्होंने कॉस्मिक ऑर्डर की बात करी. कॉस्मिक ऑर्डर मीन्स व्हाट? हम कहाँ से आए हैं, व्हाट इज सोल, आत्मा क्या है, राइट? और इस तरह के सुपर नेचुरल चीज़ें को डिस्कस करना शुरू कर दिए. दुख क्या है, ऐसे नॉलेज जो एब्स्ट्रैक्ट थे, राइट? तो ये सारे लोगों का उस समय ही बर्थ टाइम था, राइट? तो एक मेजर इवेंट था. नेक्स्ट इज राइज ऑफ न्यू रिलीजन. कई सारे नए रिलीजन आए हमारी कंट्री में, स्पेशली बुद्धिज़्म आया, जैनिज़्म आया, राइट? और जब ये दोनों रिलीजन आए तो इन्होंने पहले के जो सोशल नॉर्म्स थे उसको चैलेंज किया, वेदास को चैलेंज किया, राइट? सेक्रीफाइस जो करते थे लोग उनको चैलेंज किया, ठीक है? तीसरा रीजन, ड्यूरिंग दिस टाइम देर आर मेनी न्यू सिटीज वर ग्रोन, राइट? कई सारी बड़ी बड़ी सिटीज, मगध हो गया, कुरु, मल, अवंती, ये सारी नई सिटीज, नए किंगडम डेवलप हो रहे थे ड्यूरिंग दैट टाइम. देर वर 16 महान जनपद ड्यूरिंग दैट टाइम. देन सोसाइटी में भी चेंजेस हो रही थी. कई सारे नए कास्ट डेवलप हो रहे थे, लोगों की इकोनॉमिक लाइफ चेंज हो रही थी. कैसे? ड्यूरिंग दिस टाइम जो प्लॉइंग होता था, जो हल होते थे, उसमें लोहे लगाए गए. पहले लकड़ी का हुआ करता था, तो लोहे लगाने से क्या हुआ, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया. एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हाई हुआ तो
राजा के पास टैक्सेस भी ज़्यादा जाने लगे, राइट। इसके अलावा सोसाइटी में अलग अलग कास्ट का राइज हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उस समय हो रही थी। तो आप ये लिखोगे, ठीक है। 3 मार्क्स क्वेश्चन में अगर आएगा तो आप आंसर पूरा लिखो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टीचिंग्स ऑफ महात्मा बुद्ध, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द 2023 सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन कैरिंग 8 मार्क्स। Again 2024, this question is asked, describe the teachings of Buddhism. So both are same. And one more question, look at here, be lumps unto yourself, as all of you must work out your own liberation. In the light of this statement, explain the teachings of Buddhism. अब ये क्या कर रहा है, ये भी सेम ही क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने कहा था कि अपने दिया खुद बनो, राइट। अपने लिबरेशन के लिए खुद फाइंड आउट करो कैसे करना है। तो इसके लाइट में आपको क्या करना है, बुद्धिज़्म की टीचिंग्स को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बुद्धा ने क्या क्या कहा था। सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बुद्ध ने कहा था, दैट इज़ 4 नोबल ट्रूथ। उन्होंने कहा 4 जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रूथ है जिसको जो सभी को पता होना चाहिए। क्या क्या है वो 4 इम्पॉर्टेंट ट्रूथ। द फर्स्ट वन इज़ द वर्ल्ड इज़ ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब होता है टेम्पररी, राइट। ये हमेशा चेंज हो रहा है, ठीक है, कुछ भी परमानेंट नहीं है यहाँ पर। सोललेस, सोललेस मतलब कि कोई आत्मा नहीं है, जैसा कि वेदास में लिखा हुआ है कि हमारी आत्मा होती है, राइट। बुद्धा ने इसको डिनाई किया। ही टोल्ड दैट देयर इज नो एनी परमानेंट सोल, इट इज ओनली कॉन्शियसनेस ऑफ अ ह्यूमन, राइट, दैट इज पास फ्रॉम वन लाइफ टू अनदर लाइफ। तो उन्होंने कहा कि ये पूरी वर्ल्ड सोललेस है एंड इट इज़ फिल्ड विथ सॉरो, दुख भरा हुआ है यहाँ वर्ल्ड में, ठीक है। ये पहला ट्रूथ था। सेकेंड ट्रूथ इज सॉरो इज इंट्रिंसिक टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस। मतलब अगर ह्यूमन है तो दुख तो होगा ही, है ना, इससे कोई बचा नहीं। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि दुख नहीं है, ठीक है। सॉरो जो है वो लाइफ का पार्ट है, आप कह सकते हो। और उन्होंने कहा ये क्यों होता है, हमारे डिज़ायर और ईगो की वजह से, हमारे इच्छा की वजह से और हमारे ईगो की वजह से, ठीक है। कि हम कुछ चाहते हैं, हमें नहीं मिलता है तो हम दुखी हो जाते हैं, ठीक है। और ईगो की वजह से कई बार हम अपने आप को महान समझते हैं, यू कैन से वी कैन डू एवरीथिंग, राइट। और कोई अगर कुछ भी कह दिया आपको एक बात तो आप बुरा मान जाते हो, वाई दैट इज बिकॉज ऑफ ईगो। फिर उसने तीसरी बात कही कि इस सफरिंग को, मतलब जो लोग दुख में हैं, इसको ख़त्म करने का एक तरीका है, ठीक है। और चौथी बात उन्होंने कही थी कि इस सफरिंग को ख़त्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिज़ायर ख़त्म करनी पड़ेगी, मतलब अपनी इच्छाएं ख़त्म करनी पड़ेगी। और इच्छा कैसे ख़त्म होगा, इसके लिए उन्होंने 8 फोल्ड पाथ दिया था। उन्होंने कहा था 8 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करनी है, अगर आप वो करेंगे तो आप अपने डिज़ायर से भी मुक्ति पा लेंगे, और डिज़ायर अगर चला जाएगा तो आपका दुख भी चला जाएगा, राइट। तो दिस इज द 4 नोबल ट्रूथ, लुक एट हियर, दुख, समुदय, निरोधा एंड मगा, राइट। तो ये चारों है, ये प्राकृत लैंग्वेज में वर्ड है मेंशन किया हुआ, राइट। नाउ 8 फोल्ड पाथ क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं, आपके बुक में नहीं है बट यू शुड नो, राइट। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको पता होनी चाहिए ये चीज़ें, आपकी लाइफ में भी काम आएगा। सबसे पहला है राइट व्यू, ठीक है, कि आप जो चीज़ देखते हैं, ठीक है, वो सच भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो आपको ट्रूथ पता रहना चाहिए, राइट, क्या सच है। कंट्रोल योर थॉट्स, मतलब राइट माइंडफुलनेस, राइट कंसंट्रेशन, राइट एफर्ट, राइट लाइवलीहुड, राइट, राइट एक्शन, राइट स्पीच एंड देन राइट इंटेंशन। तो ये 8 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करनी है, तब जाके आप डिज़ायर से छूट पाएंगे। देन द नेक्स्ट टीचिंग ऑफ बुद्धा वॉज द पाथ ऑफ मिडिल, मतलब मिडिल पाथ अडॉप्ट करना है, ना है तो बहुत ज़्यादा एसिटिज्म में जाना है कि बिल्कुल भूखे ही हो गए,
फास्ट ही कर रहे हैं और हमारी बॉडी जो है बिल्कुल कमज़ोर हो गई, राइट। और ना ही सेल्फ इंडल्जेंस में जाना है कि इतना ज़्यादा भोगी हो गए कि खाना भी बहुत खा रहे हैं, राइट, बहुत लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, दोनों से हट के रहना है, मिडिल पाथ में चलना है, राइट। ना तो भूखे रहना है, ना ही बहुत ज़्यादा कुछ खाना है, या फिर आप कह सकते हैं किसी भी मामले में, राइट, लग्जरियस लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं जीना है, राइट, या फिर ऐसा भी नहीं करना है कि सब कुछ छोड़ के जंगल में ही चले गए, तो ये नहीं करना। देन individual agency he was believing in. Buddha was emphasizing that everyone can attain liberation. What is liberation? मोक्ष क्या होता है? What is मोक्ष? बुद्धा का कहना था कि हर एक इंसान जिसका जन्म होता है, राइट, उसके अंदर जो लाइफ होती है, लाइफ के साथ साथ ह्यूमन के पास कॉन्साइंस होता है। आप कह सकते हैं उनकी अंतर्मन होती है, जो कि लाइफ से लेकर डेथ तक जाता है, और फिर अगर उसकी जो इच्छाएं हैं वो अधूरी रह जाती है तो उनका रीबर्थ होता है, उनकी जो अंतर्मन है उसका रीबर्थ होता है, राइट। तो इससे छूटना ही क्या कहलाएगा? अटेनिंग निब्बाना, राइट, या लिबरेशन आप जिसको कहते हैं, राइट। तो ही इज सेइंग दैट यू हैव टू बी वेरी राइटियस, मतलब राइटियस होना पड़ेगा, धर्मा की तरह होना पड़ेगा। हर एक काम को जो आप कर रहे हैं वो बहुत ही सोच समझ के आप राइटियस वे में करना है, तब जाके आप क्या कर पाओगे? लिबरेशन अटेंड कर पाओगे, ठीक है। अदरवाइज आपकी जो कॉन्साइंस है वो बार बार इस अर्थ पर जन्म लेती रहेगी। देन ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट दी, आप ये नंबरिंग सही कर लेना, नंबरिंग आई थिंक यहाँ पर गलत हो गया है। रिजेक्शन ऑफ सोशल हायरार्की, उन्होंने जितनी भी हायरार्की थी बर्थ के बेस पे उसको रिजेक्ट करी। उन्होंने इथिक्स और मोरालिटी के बारे में बात की, दैट इज़ उन्होंने राजा और जितने भी बड़े लोग थे, गृहपति हो गए, राजा हो गए, ही आस्क्ड देम टू बी ह्यूमन एंड इथिकल, राइट। ही अटैच्ड इम्पोर्टेंस टू कंडक्ट, मतलब जो भी काम आप करें उसमें वैल्यूज़ हो, है ना। ही वॉज स्ट्रेसिंग ऑन मेटा फीलिंग, मेटा मेटा मीन्स व्हाट? फेलो फीलिंग, मतलब दूसरों का दुख अपना दुख समझना है, राइट। उनको उनकी जगह पर खुद को रख के देखना है, राइट। दूसरे को तकलीफ हो रही तो यू शुड ऑल्सो फील द पेन। करुणा, कंपेशन, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। लैंग्वेज, वो जो लोगों को से बताते थे, दैट वाज लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल, राइट। कौन सा लैंग्वेज था? प्रकृत लैंग्वेज। एंड देन ही वाज सेइंग दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज इररिलेवेंस, मतलब उनका कहना था कि भगवान है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। उनका कहना था कि हमारा जो बुद्धास का कोर टीचिंग है वो है प्रैक्टिकल पाथ के ऊपर, जिसका कि मेन ऑब्जेक्टिव है सफरिंग को ख़त्म करना, राइट। तो भगवान पे तो बुद्धिज़्म बिलीव नहीं करते थे। लॉर्ड बुद्धा कहते थे कि भगवान नहीं है, राइट। इवन ही हिमसेल्फ ऑल्सो कंसिडर दैट आई एम ऑल्सो नॉट अ गॉड, बट बाद में लोगों ने उन्हें भगवान बना दिया। चलिए, सो दिस इज द होल आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, the stupa at Sanchi is among the best preserved monuments of the earliest time. Explain this statement. This question is asked in 8 marks 2023 main examination. Again, same question you can look at here. Among the best preserved monuments of 600 BC to 600 C is stupa of Sanchi. Justify this statement. Same ही है। तो आपने पढ़ा होगा कि जो बेगम ऑफ भोपाल थी, शाहजहाँ बेगम और सुल्ताना जहाँ बेगम, ही पुट मच एफर्ट टू प्रोटेक्ट दिस स्तूपा। इफ दे डिडंट, इट माइट हैव इन लंदन, है ना। ब्रिटिश और फ्रांस के लोगों ने काफ़ी मेहनत करी थी कि इस स्तूपा को उठा के लेके जाएं, राइट, बट इन दोनों की वजह से इनको प्रिजर्व किया जा सका। इस क्वेश्चन का एक और पार्ट आपको याद रखना है, दैट इज अबाउट द structural features of stupa, right? Look at here, this is the stupa
सांची स्तूपा, एंड दिस इज अंडा, राइट, माउंट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज हर्मिका, बालकनी लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। दिस इज रिप्रेजेंटिंग द अडोबी ऑफ गॉड्स, राइट। नेक्स्ट वन इज यस्ती, दिस इज दी, है ना, ये मास जो है राइजिंग फ्रॉम हर्मिका, इट इज कॉल्ड यस्ती। देन नेक्स्ट वन इज छत्री, ये वाला जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड छत्रीज। एंड देन नेक्स्ट वन इज वेदिका, ये जो रेलिंग आपको दिख रहा है इट इज कॉल्ड वेदिका, ठीक है। बेसिकली इसका मीनिंग यही है कि सेक्रेड वर्ल्ड, जो पवित्र स्थान है, इसको ये रेलिंग जो है बाकी के वर्ल्ड से अलग रखता है, ठीक है। एंड देन व्हाट इज तोरनास, देर आर 4 गेटवेज, 1 2 3, एंड पीछे के साइड एक है, तो चारों डायरेक्शन में है, ईस्ट की तरफ, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। सो दिस इज तोरनास। तो आपको ये चारों चीज़ें याद रखनी है। स्ट्रक्चर अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसको बना भी देंगे, राइट। देन टूपास के कुछ स्कल्पचर भी इम्पॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखना है। देर आर सम फीचर्स लाइक, कई जगह पर इस तरह के एम्पटी, है ना, थ्रोन या आप सीट कह सकते हैं, इसको दिखाया गया है। इसका मतलब क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इट, मेडिटेशन, ठीक है। मेडिटेशन में हम क्या कहते हैं कि हम बिल्कुल ना रहें, हमारा माइंड बिल्कुल शून्य हो जाए, तो उसको रिप्रेजेंट किया गया है कि नथिंगनेस से, यहाँ पर कुछ नहीं है, कोई नहीं बैठा है, राइट। देन व्हील, ये जो व्हील दिख रहा है आपको, दिस इज दी सिंबल ऑफ फर्स्ट सरमन, बुद्धा ने जो सबसे पहला सरमन दिया था, ठीक है। कहाँ दिया था, सारनाथ में, ठीक है। एंड देन स्तूपा, ये है स्तूपा, इट इज द सिंबल ऑफ महापरिनिर्वाण, ठीक है, जब बुद्धा ने अपनी बॉडी को लीव किया था, दैट इज कॉल्ड महापरिनिर्वाण। देन अनदर इज, देर आर मेनी स्कल्पचर्स दैट आर टेलिंग द स्टोरी ऑफ जातका। जातका क्या है, बुद्धा की प्रीवियस लाइफ की स्टोरीज हैं, राइट। तो कई सारे गेटवेज पर इसको कार्व आउट किया गया, ठीक है, यहाँ पर भी है, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर भी है। देन पॉपुलर मोटिव्स, कुछ कुछ ऐसे डिज़ाइंस हैं, कुछ कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर कि कुछ गॉडेस के पिक्चर्स लगे हुए हैं, ठीक है, जिसमें कि एक है साला भजनिका। यहाँ पर देखिए ये एक वुमेन है जिन्होंने कि ट्री को टच किया है, और ऐसा माना जाता है कि जो प्रीवियस स्टोरीज हैं, जातका टेल्स हैं, उसमें ये जो लेडी है, राइट, ये एक फर्टिलिटी का सिंबल है। जब ये ट्री को छूती थी तो वहाँ पर फ्लावर ब्लॉसम करते थे, राइट। देन नेक्स्ट वन इज गजालक्ष्मी, गॉडेस ऑफ गुड फॉर्चून। यहाँ पर देखो ये है गजालक्ष्मी, इसमें जो एलिफेंट है दे आर पोरिंग द वाटर ऑन द हेड ऑफ गजालक्ष्मी। इसके अलावा कई सारे और भी एनिमल्स के स्कल्पचर्स हैं, एलिफेंट, हॉर्स, मंकीज, कैटल्स, राइट। दे आर सिग्निफाइंग स्ट्रेंथ, विजडम एंड attracting visitors to the stupa, right. So this is the structural features of the stupa, तो ये आप याद रखेंगे। और इसी का फॉलो अप क्वेश्चन है, how did the stupa come to be associated with Buddhist belief and practices, explain the structural features of सांची स्तूपा विथ एग्जाम्पल। तो ये भी 8 मार्क्स क्वेश्चन में है। ये ऑलरेडी हमने ये वाला पार्ट डिस्कस किया है, सेकेंड वाला पार्ट, ठीक है। फर्स्ट वाला पार्ट भी आप स्तूपा के बारे में बताइए कि स्तूपा जो है वो रेलिक्स को वहाँ पर रखा गया, जो बुद्धा थे या फिर वहाँ के जो मॉन्क्स थे, बुद्धिस्ट मॉन्क, उनके बॉडी रिमेन्स या उनसे रिलेटेड जो चीज़ें थी उनको वहाँ पर माउंड वाले स्ट्रक्चर के नीचे रखा गया, राइट, ठीक है। ये कब से बनना शुरू हुआ, आफ्टर द महापरिनिर्वाण ऑफ बुद्धा, ठीक है। एंड दिस स्तूपा इज सिंबल जो कि रिस्पेक्ट किया जाता है बाय दी पीपल, राइट। ये सिंबल किस चीज़ का है, फाइनल लिबरेशन का, तो इसकी भी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है, लोग वर्शिप करने के लिए जाते हैं। एंड दिस इज़ द सेंटर ऑफ डिवोशन, जहाँ पर कि पिलग्रिमेज होता है, लोग वर्शिप करने आते हैं, ठीक है, और जो प्रदक्षिणा पथ है उसके चारों तरफ वो घूमते हैं, राइट। दिस इज़ द एक्ट ऑफ डिवोशन। तो आपको
स्तूपा से रिलेटेड बुद्धिस्ट बिलीफ और प्रैक्टिसेस के बारे में बताना था। ये 3 पॉइंट में आप बता देंगे एंड देन जो इसका फीचर्स है वो इसके पहले हमने डिस्कस किया था, वो आप इधर लिख देंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धिस्ट एंड नॉन बुद्धिस्ट एलिमेंट कम टुगेदर टू क्रिएट अ स्पेक्टेकल एट सांची। अब ये कह रहा है कि जो सांची में स्तूपा है इसमें बुद्धिस्ट एलिमेंट भी हैं और नॉन बुद्धिस्ट एलिमेंट भी हैं। मतलब वहाँ की जो आर्किटेक्चर है उसमें बुद्धिज़्म भी है और नॉन बुद्धिज़्म भी चीज़ें भी हैं। तो आपको उसके बारे में एग्जाम्पल के साथ डिस्क्राइब करना है। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन 2025 सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन, 8 मार्क्स, राइट। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, सिमिलर सा ही है। टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ स्कल्पचर्स historians have to be familiar with the stories behind them। सिंपल सा कह रहा है कि जो स्कल्पचर्स हमें मिलते हैं अगर उसके बारे में हमें समझना है तो हमें स्टोरीज पता होनी चाहिए। अगर स्टोरीज पता नहीं होगा तो हिस्टोरियंस को समझने में काफ़ी परेशानी होती है। सपोर्ट दिस स्टेटमेंट बाय गिविंग एग्जाम्पल फ्रॉम बुद्धिस्ट आर्ट। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसका आंसर फर्स्ट आप इंट्रोडक्शन दे देंगे, ठीक है। द स्टेटमेंट इज करेक्ट, स्कल्पचर्स एट सांची आर द ब्लेंड ऑफ बुद्धिस्ट सिंबल्स एंड प्री बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, ठीक है। तो देखते हैं बुद्धिस्ट एलिमेंट कौन कौन सा है। तो बुद्धिस्ट एलिमेंट में आता है, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था, एम्पेटिसेट, व्हील, देन स्तूपा, ये सारे बुद्धिस्ट सिंबल हैं, राइट। इसके अलावा कई सारे ऐसे डिज़ाइंस बने हुए वहाँ पर, स्कल्पचर्स बनाए हुए हैं जिसमें कि जातकास की स्टोरी लिखी हुई है। जातका स्टोरी क्या है? प्रीवियस वर्थ की स्टोरी, राइट, बुद्धा के पिछले जन्म की कहानी, ठीक है। अब ये सारी कहानियाँ को अगर आपको समझना है तो स्टोरी आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको वो स्कल्पचर देख के समझना है तो स्टोरी पता होना चाहिए। एक एग्जाम्पल दिया है वसंतरा जातक का, जिसमें कि एक फोटोग्राफ है यहाँ पर, ये देखो। इस फोटोग्राफ को अगर आप डायरेक्टली देखेंगे यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड ये क्या कहानी है, राइट। लेकिन ये वहाँ पर ऐसा स्कल्पचर्स बना हुआ है। लेकिन अगर आपको कहानी पता हो, इस कहानी में क्या है कि एक राजा का जो राजकुमार है वो अपना सब कुछ छोड़ के एक विलेज में चला जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये राजा है, देखो इसके साथ कई सारे घोड़े हैं और कई सारे लोग हैं, राइट, है ना। ये काफ़ी लग्जरियस लाइफ जी रहा है, ठीक है। लेकिन इस साइड में देखिए, ये जंगल का सीन है, काफ़ी सारे पेड़ पौधे, एलिफेंट, है ना, एनिमल यहाँ पर हैं। और ये राजकुमार और उसकी वाइफ और ये पीछे झोपड़ी, ठीक है। तो ये लोग यहाँ पर आके रहने लगे। तो ये स्टोरी है कि कैसे एक राजा का बेटा अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और वो जंगलों में जाके रहने लगता है सब कुछ त्याग करके, ठीक है। तो ये बुद्धिस्ट एलिमेंट थे। कुछ एलिमेंट हैं जो कि नॉन बुद्धिस्ट है, ठीक है, जैसे साला भजनिका। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि एक वुमेन थी जो ट्री के पास ट्री को टच करती थी तो फ्लावर्स उसमें खिल उठते थे, राइट। तो ये बुद्धिज़्म से रिलेटेड कुछ नहीं है। इसको बुद्धिस्ट एक ऑस्पिशियस सिंबल मानते थे एसोसिएटेड विथ फर्टिलिटी, ठीक है। उसी तरह गजलक्ष्मी, आप देखिए गजलक्ष्मी गॉडेस ऑफ गुड फॉर्चून, जो लक्ष्मी है, राइट। लक्ष्मी इज गॉडेस ऑफ हिंदुइज्म, नॉट बुद्धिज्म, राइट। तो ये नॉन बुद्धिस्ट एलिमेंट, तो इसके बारे में आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। देन कई सारे एनिमल्स हैं, ठीक है, एलिफेंट है, हॉर्स है, मंकी है। ये सारे क्यों कार्व किए गए थे? ताकि लोकल लोग इनके साथ कनेक्ट कर सकें, राइट, ठीक है। और कुछ कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो बुद्धा के लाइफ से रिलेटेड हैं, जैसे बुद्धा के गर्भ में आना, जब वो अपनी माँ के गर्भ में आए थे, कंसेप्शन जब उनका हुआ था, तो उस समय उसकी माँ को एलिफेंट सपने में आया था। तो एलिफेंट जहाँ जहाँ है आप समझ जाइए कि बुद्धा के कंसेप्शन से रिलेटेड सिंबल है, राइट। देन एक और पिक्चर मिला है, ए सरपेंट एट सांची, सांची में ही ये स्कल्पचर मिला है। आपको ये देख कर ऐसा लगेगा कि किसी हिंदुइज्म का कोई सांप है, जैसे कि हिंदुइज्म में वासुकी नाग थे, या फिर भगवान जो विष्णु हैं वो भी नाग पर ही लेटे रहते हैं,
राइट। तो ये फिगर उस समय के पॉपुलर फोक ट्रेडिशन से बिलोंग करता है, ना कि बुद्धिज्म से बिलोंग करता है। ठीक है। तो दिस शोज दैट कि बुद्धिज्म की जो यहाँ की जो स्कल्पचर्स है वो मिक्स है बुद्धिज्म एज वेल एज नॉन बुद्धिज्म बिलीव्स का। ठीक है। तो दिस इज द आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। एक्सप्लेन द ग्रोथ ऑफ पौराणिक हिंदुइज्म। ठीक है। एक्सप्लेन द ग्रोथ ऑफ पौराणिक हिंदुइज्म इन एंशिएंट इंडिया। ये क्वेश्चन दो बार पूछा गया है, 2023 मेन एग्जामिनेशन में भी और 2023 सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन में भी। ठीक है। तो पौराणिक हिंदुइज्म क्या है, पहले ये समझते हैं। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लेटर वैदिक पीरियड, many of the Hindu people were not allowed to read Vedas, right? And the people are started shifting from Hinduism towards the Buddhism and Jainism. Now, many of the Brahmanas at that time, during the time of you can say 2nd century BC onwards, many of the people who belongs from the Hinduism, they started trying to retain the Hindus people into Hinduism, right? And they started focusing on some main deities, right? For example, uh, there were new gods coming up like Durga, right? And वैष्णविज्म में जो 10 अवतार हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट बाद के हैं, उसके पहले कहीं भी दुर्गा का मेंशन नहीं है। काली, दुर्गा, राइट, और भी कई सारे जो गॉड्स हैं, लक्ष्मी, का मेंशन बहुत इम्पॉर्टेंट होने लगा आफ्टर द 2nd century BC, राइट। नाउ उस समय लॉर्ड विष्णु वॉज वेरी फेमस। वाई? बिकॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ री इनकारनेशन, मतलब भगवान विष्णु के कई अवतार हैं, कई बार उन्होंने जन्म लिया, और जब भी अर्थ पर किसी तरह का इविल होगा तो वो आएंगे और रक्षा करेंगे अर्थ की, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ एंड इट मेड हिंदुइज्म वेरी मच फेमस और पॉपुलर अमोंग द पीपल, राइट। देन कई सारे लोग ड्यूरिंग दैट टाइम सेविज्म की पूजा कर, भगवान शिव की पूजा करने लगे, उनको सुप्रीम गॉड की तरह मानने लगे। कई सारी ऐसी स्टोरीज आई, जैसे अमृत मंथन का स्टोरी आया जिसमें कि लॉर्ड शिवा ने पॉइजन को अपने कंठ में रख लिया एंड वी स्टार्टेड कॉलिंग हिम नीलकंठ, राइट। तो ये जो भगवान विष्णु हैं, इनको लिंगा के फॉर्म में भी पूजा जाने लगा, राइट। ड्यूरिंग दिस टाइम कई सारे पुराण लिखे गए, कई सारे टेक्स्ट लिखे गए, और ये टेक्स्ट सिंपल संस्कृत में लिखे गए थे एंड दे वर रीड अलाउड टू ऑल, सभी लोगों को सुनाया जाता था। देखो यहाँ पर बैठ के सुना रहे हैं। पहले वुमेन और शूद्र को रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ना अलाउड नहीं होता था, बट आफ्टर दैट पुराना पौराणिक टाइम पे उन्हें अलाउ किया गया। इसके अलावा ड्यूरिंग दिस टाइम मूर्ति पूजन काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं पॉपुलर हुई, है ना। कई सारे बड़े बड़े टेम्पल्स बनाए गए, ऊंचे ऊंचे, राइट। एंड देन कई सारे जगह पर जो लोकल कल्चर था उनको मेन डेटी से जोड़कर देखा गया। जैसे एग्जांपल आप देखिए, उड़ीसा का जगन्नाथ टेम्पल, इट इज़ कनेक्टेड विद द लॉर्ड विष्णु, राइट। तो लॉर्ड विष्णु की जो कहानी है वो मेन स्टोरी है, और जो जगन्नाथ की स्टोरी है, राइट, वो एक रीजनल लेवल पे एक गॉड थे जगन्नाथ, उनको किसके साथ जोड़ा गया? लॉर्ड विष्णु के साथ। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम देयर आर मेनी पीपल वो दे स्टार्टेड फोकसिंग ऑन भक्ति, राइट, डिवोशन के ऊपर, लव टूवर्ड्स दी गॉड एज अ पाथ टू सेल्वेशन, राइट। तो ये सारी चीज़ें हुई ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पौराणिक पीरियड। तो आपको पौराणिक पीरियड के बारे में ये सारी चीज़ें बतानी है, ठीक है। दिस इज द आंसर। So here we come to the end of this session. So thank you very much. The next part we will start in the coming session.